आज हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर जो है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हाउ एक्चुअली दिस राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग वर्क्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अलग अलग एल्गोरिदम्स जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं वो या तो प्रीएम्प्टिव में या नॉन प्रीएम्प्टिव ऑर्डर में इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। But you should understand it that the round robin scheduling is always implemented in a preemptive order. It means कि आपका जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है वो कभी भी नॉन प्रीएम्प्टिव ऑर्डर में नहीं एग्जीक्यूट किया जा सकता। दैट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इन ए प्रीएम्प्टिव ऑर्डर। अब ये प्रीएम्प्टिव ऑर्डर में क्यों चलता है? क्योंकि ऐसा होता है कि इस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अंदर आपका जो सीपीयू का टाइम है that is always divided into a fixed amount, or you can say that is always divided into fixed units, and that is called as a quantum of time. तो हर एक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर क्वांटम ऑफ टाइम जो है वो मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, एंड देयरफॉर दिस राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज कॉल्ड एज ए फेयर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम के अंदर जब भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये इंप्लीमेंट किया जाता है तो उस वक्त जो सीपीयू का टाइम है दैट इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड क्वांटम्स। वो एज्यूम कर लिया जाएगा कि जब भी हम इसको न्यूमेरिकल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि 2 क्वांटम, 3 क्वांटम, 4 क्वांटम, 5 क्वांटम, तो जितना मर्जी आप टाइम उसको रख लीजिए, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही एक प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट किया जा सकता है, यानी उसको सीपीयू दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही उसको मिलता है। और जैसे ही उसकी बारी खत्म हो जाती है, उसको वो वाला अमाउंट खत्म हो जाता है, और उसके बाद जो है उसका कंटेक्स्ट स्विच होता है। आपका प्रोसेस जो है एग्जीक्यूटिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में चले जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो रनिंग क्यू से रेडी क्यू में चले जाता है। तो इन दैट केस व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, द कंटेक्स्ट स्विच इज एक्चुअली हैपनिंग वेयर द स्टेट ऑफ द पीसीबी is actually updated. PCB stands for a process control block। तो जब भी context switch होता है तो उस वक्त आपका process control block जो एक बड़ा important data structure है which maintains the complete details of a executing process, तो उस process का PCB जो है continuously update होता रहता है, and we can say that the context switch is happening after every fixed unit of a time which is decided by the operating system। तो ये आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर हमने ये देखा कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है वो प्री एम्प्टिव ऑर्डर में चलता है, और इसके अंदर जो सीपीयू का टाइम जो है फिक्स्ड इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर एक प्रोसेस को एक फिक्स्ड यूनिट ऑफ टाइम जो है वही एग्जीक्यूट होने के लिए मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करता है। तो हम कुछ इसको न्यूमेरिकल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे जो प्रोसेस हैं, जो 4, 5, 6 डिफरेंट प्रोसेसेस जो सीपीयू को हमने एग्जीक्यूट करने के लिए देने हैं, वो सारे के सारे प्रोसेसेस का कुछ एक अराइवल टाइम है कि कब वो रेडी स्टेट में आए हैं, कब वो आपके जो है यू कैन से देख कि कब वो न्यू बॉर्न स्टेट में आए हैं, और वो वेट कर रहे हैं कि उनको रेडी क्यू के अंदर अलॉट किया जा सके। तो ये रेडी क्यू जो रनिंग क्यू है, इसको हम देखेंगे कि क्या चीज है, क्योंकि जब भी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करना होता है तो हमें 2 डेटा स्ट्रक्चर्स मेंटेन करके रखने की जरूरत होती है। वन इज रेडी क्यू, वन इज रनिंग क्यू। ठीक है, तो इसको हम आगे जाके देखेंगे। तो हम यहाँ पर अभी ये प्री रिक्विजिट है, हम यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे 2 प्रोसेसेस जो हैं वो सीपीयू को सबमिट किए जा रहे हैं, जो हैं P1, P2, P3, P4, और इनका अराइवल टाइम ATV हमें साथ में दे रखा है कि इट इज P1 इज अराइविंग एट द 0 यूनिट ऑफ टाइम, P2 इज अराइविंग एट 1 यूनिट ऑफ टाइम, एंड 2 and 4 यूनिट ऑफ टाइम में जो आपका P4 जो है अराइव कर रहा है। और इसके साथ साथ हमें एक और चीज जो है यहाँ पर हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि बर्स्ट टाइम, जो रिक्वायर्ड टाइम है कि जब एक प्रोसेस P1 को सीपीयू कितनी देर के लिए चाहिए, वो भी हम यहाँ पर एज्यूम करके चल रहे हैं कि दैट इज कॉल्ड एज ए बर्स्ट टाइम। और वो P1 का कितना है 5 है, P2 का कितना है 4 है, P3 का क्या है 2 है, P4 का कितना है 1 है। तो यानी कि P1 प्रोसेस को सीपीयू कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए,
उसको चाहिए 5 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, P2 को CPU कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए, 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए, और P3 को 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चाहिए, और P4 को 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए CPU चाहिए। तो इसको हमने क्रॉस भी किया हुआ है, तो इसको हम बाद में देखते हैं क्यों किया है। तो ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे 4 प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट करने हैं हमने राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में। उनका अराइवल टाइम हमें दे रखा है, और साथ में उनका बर्स्ट टाइम जो है, उनको CPU कितनी देर के लिए चाहिए, वो भी हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो इसमें आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो हम इस डेटा के साथ देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में ये सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम यहाँ पर CPU का जो क्वांटम ऑफ टाइम है उसको भी हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि दैट क्वांटम ऑफ टाइम इज इक्वल टू 2। तो ये भी हमने एज्यूम कर लिया कि जो CPU का जो टाइम है जो हर एक प्रोसेस को मिलना है वो सिर्फ 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए मिलना है, ना कि 3, ना कि 4, ना कि 1। ठीक है, तो अगर कोई प्रोसेस जो है कम टाइम में खत्म हो जाएगा तो क्वांटम ऑफ टाइम जो है वो रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस जो है उसका यूज कर लेंगे। तो लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए CPU के अंदर सिर्फ 2 यूनिट्स ही मिलेंगे। तो दिस इज द डेटा। अब इसमें देखेंगे हम क्रॉस क्यों लगा रखा है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारा प्रोसेस P1 को 5 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए CPU के अंदर, तो पहले स्लॉट में उसको 2 यूनिट ऑफ टाइम मिल जाएगा, तो 5 - 2 उसके पास 3 बच जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद जो है उसको उसकी जब भी नेक्स्ट टाइम टर्न आएगी, ठीक है, तो उसको फिर से 2 यूनिट ऑफ टाइम मिलेंगे, तो 3 - 2 दैट विल बी 1। और फिर आफ्टर 1 उसको 2 यूनिट ऑफ टाइम मिलने हैं, लेकिन वो 1 में ही खत्म हो जाना है, तो इसलिए उसका जो है बर्स्ट टाइम जो है 0 रह जाएगा। सिमिलरली प्रोसेस P2 को 4 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, तो उसको 1 यूनिट ऑफ क्वांटम ऑफ टाइम में 2 मिलेंगे, तो 4 - 2 बिकम्स 2। तो इसलिए ये हमने टाइम कैलकुलेशंस की है कि हर एक प्रोसेस को जब उसको एक क्वांटम ऑफ टाइम मिल जाएगा, तो उस क्वांटम ऑफ टाइम में और उसका पर्टिकुलर यूज करके वो एग्जिट कर जाएगा वहां से, और अपनी टर्न का जब वेट करेगा तो उसके बाद जो है उसको फिर से मेमोरी CPU मिलेगा, और उतने ही यूनिट ऑफ टाइम के लिए मिलेगा। तो इसलिए हमने हर एक प्रोसेस को, आपने देखा होगा कि हमने वहां से 2 माइनस किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हम, ये 2-3 चीजें हम एज्यूम करके चलेंगे कि कुछ प्रोसेसेस हैं उनके अराइवल टाइम भी हमें पता होने चाहिए, और बस टाइम भी हमें पता होने चाहिए, और CPU का क्वांटम टाइम जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं वो भी हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो जब ये सारी चीजें हमें पता हैं, तो इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं कि हमारा जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अब हम थोड़ी सी टर्म्स भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं कि जब भी हमने कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ना हो तो कौन कौन से मैथमेटिक्स जो है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। एक तो होता है अराइवल टाइम। तो दिस इज वेरी सिंपल कि व्हेन द प्रोसेस इज अराइव्ड इन ए रेडी क्यू, ठीक है, तो जब उसको CPU मिलने से पहले की जो स्टेट रहती है, जब वो रैम के अंदर रिसाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एज एन अराइवल टाइम। तो उसके बाद उसका कंप्लीशन टाइम है कि जब उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी। फिर उसका बर्स्ट टाइम है कि उसको एक्चुअली CPU कितनी देर के लिए चाहिए होगा। दिस इज आल्सो द टाइम विच इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर जो हमने एज्यूम करके रखा है कि ये हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस का जो बर्स्ट टाइम है वो भी हमने डिसाइड करके रखा हुआ है, यहाँ एज्यूम करके रख लिया हुआ है, और अराइवल टाइम भी हमें गिवन है। फिर हमारे पास एक टर्न अराउंड टाइम होता है। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, ये भी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। तो टर्न अराउंड टाइम किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू द कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कि कब प्रोसेस आया और उसमें से कब वो कंप्लीट हुआ, उन दोनों का डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो दैट इज द टर्न अराउंड टाइम। फिर वेटिंग टाइम भी हम निकालते हैं। वेटिंग टाइम कैसे निकलता है कि वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो ये सारी कैलकुलेशंस हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। और फिर हम रिस्पॉन्स टाइम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा CPU कब अलॉट हुआ। पहली बार जब किसी प्रोसेस को CPU अलॉट हुआ तो वो टाइम क्या था, तो दैट इज कॉल्ड एज ए रिस्पॉन्स टाइम। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें हमें अराइवल टाइम दे रखा है और बर्स्ट टाइम दे रखा है। ठीक है, तो बाकी ये कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम हमने सारी कैलकुलेट करनी है अभी इस राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के अंदर। तो देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि हमारा जो
राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जब इंप्लीमेंट किया जाता है तो उसके अंदर दो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। वन इज रेडी क्यू एंड अनदर इज द रनिंग क्यू। तो रेडी क्यू और रनिंग क्यू ये दो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर जो है मेंटेन किए जाते हैं। तो रेडी क्यू के अंदर क्या होता है कि जब प्रोसेस आपका अराइव होता है तो वो पहले रेडी क्यू के अंदर जाता है, और जब पहले रेडी क्यू के अंदर प्रोसेस जो है चले जाता है तो उसके बाद जो है प्रोसेस जो है रनिंग क्यू के अंदर मूव करता है। तो ये दो डेटा स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करके रखने पड़ते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के अंदर। और रनिंग क्यू को अगर हम सिंपलेस्ट उसमें से अंडरस्टैंड करें तो रनिंग क्यू इज you can say the data structure which is actually maintaining the record of the CPU allocation। तो जो CPU allocation का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है वो रनिंग क्यू है। और जो आपका डेटा प्रोसेसेस की मैनेजमेंट जो है मेमोरी के अंदर कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए रेडी क्यू। अब इसमें देखिए रेडी क्यू और रनिंग क्यू के अंदर प्रोसेस रेडी क्यू से रनिंग क्यू में जाएगा, रनिंग क्यू से वापस वो रेडी क्यू में आएगा। ठीक है, अगर वो टर्मिनेट हो गया तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, फिर वो वापस रेडी क्यू में नहीं जाएगा। लेकिन हर एक प्रोसेस को जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि क्वांटम ऑफ टाइम जो हमने जो एज्यूम किया हुआ है दैट इज 2, तो वो हमारा जो सीपीयू का टाइम है वो 0 से लेके 2 तक, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8 जो है, इस तरीके से सीपीयू का जो टाइम है दैट इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड स्लॉट्स। अब क्या है कि जहां से पहले P1 का अराइवल टाइम कितना है, 0 है। सबसे पहले P1 जो है अराइव हुआ इन द 0th अमाउंट ऑफ टाइम, तो P1 को हम पहले रेडी क्यू में डाल देंगे। अब क्योंकि P1 पहला ही प्रोसेस आया है तो वो पहला प्रोसेस जो है वो रनिंग क्यू में भी चले जाएगा, क्योंकि रनिंग क्यू सारी की सारी खाली पड़ी हुई है, उसको तो वेट करना नहीं है। तो P1 को जैसे ही रेडी क्यू में डाला तो इमीडिएटली हमने उसको जो रनिंग क्यू में भी डाल दिया। उसको जो पहला अमाउंट जो सीपीयू का एग्जीक्यूट होने के लिए उसको देना था, उसको 2 यूनिट्स ऑफ टाइम जो मिलने थे वो भी हमने उसको दे दिए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहले रेडी क्यू के अंदर प्रोसेस आया और फिर वही प्रोसेस P1 जो है हमने रनिंग क्यू को दे दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब आपका जब तक वो P1 जो है एग्जीक्यूट हो रहा था तब तक क्या है कि उसको एग्जीक्यूट होने के लिए 2 यूनिट्स ऑफ टाइम लग रहे थे। तो 2 यूनिट्स ऑफ टाइम जब लग रहे थे तो बाय द टाइम हमारा क्या हुआ कि हमारी रेडी क्यू भी अपडेट हो गई। तो रेडी क्यू में क्या हुआ कि P1 तो चला गया एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन रेडी क्यू के अंदर नेक्स्ट जो प्रोसेस है जो P2 था जिसका अराइवल टाइम 1 है और P3 जिसका अराइवल टाइम 2 है, वो दोनों के दोनों प्रोसेस जो है रेडी क्यू के अंदर आगे 1 by 1, पहले P1 आ गया फिर P3 आ गया। तो जैसे जैसे अराइवल टाइम जैसे जैसे उनका था वैसे वैसे वो रेडी क्यू के अंदर अपडेट हो गए। तो अभी जब तक वो P1 एग्जीक्यूट होता आपका, P1 जब तक आपका उसको जो सीपीयू के अंदर पहला स्लॉट जो मिला था जब तक वो अपडेट होता तब तक आपका P1 जो रेडी क्यू है that is also updated with the help with the processes P2 and P3। अब इसके बाद क्या हुआ कि P2 और P2 को 2 से 4 यूनिट ऑफ टाइम और P3 को 4 to 6 यूनिट ऑफ टाइम मिला। नेचुरली पहले P1 आया, P1 को 0 से 2 तक मिला टाइम, फिर P2 को 2 से 4 तक मिला, फिर P3 को 4 से 6 यूनिट ऑफ टाइम तक मिला। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब आप देखें कि सबसे पहले हमारा जो P1 था, P1 का टोटल बर्स्ट ऑफ टाइम कितना था, इसको 5 यूनिट ऑफ टाइम के लिए सीपीयू चाहिए था, तो अभी भी इसके लिए पेंडिंग टाइम था। ठीक है, तो अभी इसको क्या करेंगे, इसको हम बाद में देखते हैं। लेकिन P2 को देखिए कि P2 का जो अराइवल टाइम 1 है, लेकिन जो P2 का वर्स्ट टाइम है दैट इज 4, तो 4 - 2 is 2, तो P2 को भी अभी और एक बार सीपीयू चाहिए। ठीक है, और P3 जो है इसका जो बस टाइम है दैट इज 2, और 2 - 2 क्योंकि इसको 2 यूनिट्स ऑफ टाइम तक मिलना है। और फिर यहाँ पर क्या होगा कि P3 को अब सीपीयू नहीं चाहिए। तो अगर हम देखें आगे तो P3 इज नाउ टर्मिनेटेड, तो P3 को हम रनिंग क्यू से बाहर निकाल देंगे और P3 जो है टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब P3 तो टर्मिनेट हो गया, इसको तो हमने रेडी क्यू में वापस डालना नहीं है। लेकिन अब रेडी क्यू में जाएगा कौन सा, P4 जाएगा या P1 जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर P1 जो है वो रेडी क्यू में अब जाएगा। क्यों जाएगा P1 रेडी क्यू में,
क्योंकि अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा P4 भी था, लेकिन P4 भी अराइव हो गया, लेकिन P1 क्योंकि रनिंग क्यू में है, तो जब इस तरीके की सिचुएशन आती है कि एक प्रोसेस आपका रनिंग क्यू में हो और एक प्रोसेस आपका न्यू बॉर्न प्रोसेस हो जो रेडी क्यू का वेट कर रहा है, तो हम रेडी क्यू के प्रोसेस को पीछे लगाएंगे और जो रनिंग क्यू से प्रोसेस पहले आएगा उस प्रोसेस को हम पहले रेडी क्यू में लगाएंगे, ठीक है। और जो न्यू बॉर्न प्रोसेस है उसको हम रेडी क्यू में उसके बाद लगाएंगे। तो अभी हम यहाँ देखें तो P4 जो है P1 के बाद में प्लेस होगा। तो P4 का जो बर्स्ट ऑफ टाइम है दैट इज 1। तो ये P4 जो है बाद में लगा, P1 जो है पहले लगा। इसलिए लगा क्योंकि P1 जो है वो रनिंग क्यू से कंटेक्स्ट स्विच हो रहा है, उसकी प्रायोरिटी हायर रहेगी और वो रेडी क्यू में जाएगा, और P4 की प्रायोरिटी P1 से इस स्टेज तक जो है कम रहेगी थोड़ी सी, और P4 जो है P1 के बाद में आके लगेगा। तो रेडी क्यू से ये डिसाइड किया जाएगा कि रनिंग क्यू में पहले कौन जाएगा, ठीक है। तो P3 टर्मिनेट हो गया है और P1 जो है वो रेडी क्यू में फिर से लग गया और P4 जो है उसके पीछे लग गया, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि P2 को P3 को जब 2 से 4, 4 से 6 यूनिट ऑफ टाइम इक्वल क्वांटम ऑफ टाइम मिल गया, तो फिर से रेडी क्यू से कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए आना है, तो फिर से P1 जो है रनिंग क्यू में आएगा, ठीक है। तो P1 को फिर से एक 2 यूनिट ऑफ टाइम मिलेगा 6 to 8, और हम ये 3 - 2 इसका 1 यूनिट ऑफ टाइम जो है फिर से भी पेंडिंग रह गया एग्जीक्यूट होने के लिए, और अब यह फिर से जो है रेडी क्यू में P1 जो है प्रोसेस चले जाएगा, ठीक है। तो जब तक आपका ये प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, तब तक क्या हुआ कि P2 जो है वो आपका रेडी क्यू में चला गया, और उसके बाद जो है P1 चला गया, और P4 को जो है सीपीयू का टाइम जो मिला एग्जीक्यूट होने के लिए, उसको थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि P4 को एग्जीक्यूट होने के लिए सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पर सीपीयू का जो टाइम स्लॉट है वो अब वेट नहीं करता रहेगा कि हाँ भाई कोई उसको जो है P4 का 2 यूनिट ऑफ टाइम है तो वो 2 यूनिट ऑफ टाइम उसको मिलना ही मिलना है, वो वेट नहीं करता रहेगा, उसको वो 1 क्वांटम ऑफ टाइम में खत्म कर देगा, और इसलिए सीपीयू जो है बाकी वाला जो टाइम है वो नेक्स्ट प्रोसेस को एलोकेट कर देगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप सीपीयू का बर्स्ट टाइम देखें तो 8 to 9 है, ना कि 8 to 10 है। लेकिन अब इसके साथ एक और चीज अंडरस्टैंड करने वाली है कि P4 भी अब क्या है कि दैट इज आल्सो टर्मिनेटेड, तो वो भी टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो अब P4 टर्मिनेट हो गया है। अब क्या करना है अब आपने कि अब आपके पास रेडी क्यू बनी हुई है, तो रेडी क्यू में अगली बारी किसकी है, दैट इज P2। तो P2 जो है अब एग्जीक्यूट होने के लिए आ जाएगा। तो P2 का जो वेटिंग टाइम कितना रह गया था, अभी वो उसको पहला मिला था यहाँ पर एक 2 यूनिट ऑफ टाइम, लेकिन उसको 2 यूनिट ऑफ टाइम और चाहिए थे, तो वो 2 यूनिट ऑफ टाइम उसको यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। तो 9 to 11, 9, 10, 11, तो 11 यूनिट ऑफ टाइम में P2 जो है वो भी टर्मिनेट हो रहा है। तो जब P2 टर्मिनेट हो गया तो उसके बाद नेचुरली एक ही प्रोसेस बचा हुआ है आपका P1, और P1 का जो वेटिंग अभी जो रेस्ट ऑफ द टाइम है दैट इज आल्सो 1 यूनिट। तो इसलिए उसको भी हम अपडेट करते हैं, उसको भी हम रनिंग क्यू में डालते हैं, और उसका जो आपका उसका जो फिनिशिंग का टाइम है, जो उसके प्रोसेस को टर्मिनेट होने का टाइम है दैट इज 11 to 12, दैट इज 12 यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि जब जब प्रोसेस जो है खत्म हो जाएगा तो उसको हम टर्मिनेट स्टेट में लेके जा रहे हैं। अगर वो प्रोसेस को और सीपीयू का नेक्स्ट स्लॉट ऑफ टाइम चाहिए तो उसको वापस रेडी क्यू में डाल रहे हैं, और वो वापस जो है प्रोसेस रेडी क्यू से रनिंग क्यू से वापस रेडी क्यू में, इस तरीके से वो उसका जो है साइकिल चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमारे प्रोसेसेस की जो बार बार कंटेक्स्ट स्विचिंग जो है होती रहेगी, और जो प्रोसेस खत्म हो जाएगा उसको हम टर्मिनेट स्टेट से पे ले जाएंगे और रनिंग क्यू से उसको बाहर निकाल देंगे, और उसको जो है वापस रेडी क्यू में नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा रेडी क्यू और रनिंग क्यू किस तरीके से दो डेटा स्ट्रक्चर जो है कंटिन्यूसली अपडेट हो रहे हैं। तो अब आते हैं, अब हम इसका देखते हैं कि आगे इसका कंप्लीशन टाइम, हर प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो कंप्लीशन टाइम को अंडरस्टैंड करने के लिए
हम यहाँ पर जो रनिंग क्यू हमने मेंटेन कर रखी थी उस रनिंग क्यू को देखेंगे। तो सबसे पहले P1 का कंप्लीशन टाइम देखते हैं, ये 12 है। ये 12 कैसे आया? तो आपने इस रनिंग क्यू को देखते रहना है। रनिंग क्यू को देखो तो यहाँ पर P1 कब एग्जिट हो रहा है, तो दिस इज द क्वांटम ऑफ टाइम। जैसे सीपीयू का टाइम आपने डिसाइड करके रखा है 0, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12। तो ये P1 जो है टर्मिनेट स्टेट में कब आया? जब सीपीयू का टाइम 12 था, तो इसका कंप्लीशन टाइम जो है 12 है। तो आपने रनिंग क्यू के डेटा स्ट्रक्चर को देखते रहना है और यहाँ पर देखना है कि कब कौन सा प्रोसेस जो है वो रनिंग क्यू से टर्मिनेट स्टेट में जा रहा है। तो P2 को देखो, तो P2 को यहाँ से हम देखते हैं कि P2 कब जो है एग्जिट करता है। तो P2 एग्जिट करता है 11 क्वांटम ऑफ टाइम में। तो P2 का जो है कंप्लीशन टाइम दैट इज 11। फिर सिमिलरली हम P3 को देखते हैं, P3 कब एग्जिट करता है। तो P3 हमने देखा कि P3 ने 6 क्वांटम ऑफ टाइम एग्जिट किया था, 4 to 6 यूनिट ऑफ टाइम उसको मिला था। तो उसका जो कंप्लीशन टाइम है दैट इज 6। और फिर P4 को हम देखते हैं, तो P4 का जो टाइम है दैट इज P4 को यहाँ इस डेटा स्ट्रक्चर में देखिए कि P4 कब एग्जिट कर रहा है। तो 8 से 9, तो 9 वाले स्लॉट में जो है P4 जो है टर्मिनेट कर रहा है। तो जो P4 का कंप्लीशन टाइम है दैट इज 9। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीशन टाइम जब भी आपने अंडरस्टैंड करना है तो वो आपने जो है रनिंग क्यू का जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको देखते रहना है और वहीं से आपने जो है देख लेना है कि आपका प्रोसेस कब टर्मिनेट हो रहा है, कब वो टर्मिनेट स्टेट में जा रहा है, और वही उसका कंप्लीशन टाइम होगा। तो कंप्लीशन टाइम इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। अब कंप्लीशन टाइम के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर है दैट इज टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले भी देखा था, तो टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू द CT माइनस AT। तो कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम हम माइनस करेंगे तो दैट विल बी द टर्न अराउंड टाइम। तो इस प्रोसेस का P1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो यहाँ से दिख रहा है आपको 12, और उसका अराइवल टाइम हमें यहाँ पहले ही हमने एज्यूम करके रखा हुआ है। तो 12 माइनस 0, तो टर्न अराउंड टाइम जो है P1 का वो कितना है? दैट इज 12। और P2 का जो टर्न अराउंड टाइम है वो कितना है? जो उसका कंप्लीशन टाइम दैट इज 11, 11 माइनस 1, वो है उसका टर्न अराउंड टाइम 10। इसी तरीके से आपका P3 का जो टर्न अराउंड टाइम है वो कितना हो जाएगा? उसका कंप्लीशन टाइम 6 माइनस 2 दैट इज 4। सिमिलरली इसका कंप्लीशन टाइम जो है 9 माइनस 4 दैट इज 5। तो इस तरीके से टर्न अराउंड टाइम जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें जो अराइवल टाइम जो भी हमने अज्यूम करके रखा है वो हम माइनस कर रहे हैं उसके कंप्लीशन टाइम से, उससे हमें जो है टर्न अराउंड टाइम जो है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं टर्न अराउंड टाइम के बाद कि हमारा वेटिंग टाइम क्या है। तो वेटिंग टाइम इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट कि जो टर्न अराउंड टाइम आया है उसमें से बर्स्ट टाइम, जो सीपीयू का रिक्वायर्ड टाइम है एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज ए बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम को हम जो है माइनस कर लेंगे टर्न अराउंड टाइम से। तो टर्न अराउंड टाइम कितना आया है? दैट इज 12। 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। और फिर आपका जो प्रोसेस P2 का जो है वेटिंग टाइम कितना है? 10। 10 है उसका टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो बर्स्ट टाइम इज 4 और दैट इज 6। तो जो प्रोसेस P2 का जो वेटिंग टाइम है दैट इज 6। तो सिमिलरली आपका P3 का और P4 का जो वेटिंग टाइम है दैट इज 2 and 4 रिस्पेक्टिवली, राइट। तो अगला जो पैरामीटर है दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम में क्या होता है कि जो सीपीयू पहली बार जब अलॉट होता है, ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि कब किस प्रोसेस को सीपीयू पहली बार अलॉट हुआ। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो अराइवल टाइम है सीपीयू फर्स्ट अलॉटेड माइनस अराइवल टाइम, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज ए रिस्पॉन्स टाइम। तो जो आपका अराइवल टाइम है P1 प्रोसेस का दैट इज 0, ठीक है, और उसका जो अराइवल टाइम भी 0 है और उसको 0 ही टाइम में सीपीयू भी अलॉट हो गया, उसको कोई वेट नहीं करना पड़ा जब P1 अराइव किया था, क्योंकि उस वक्त जो है रनिंग क्यू सारी खाली थी। तो 0 माइनस 0 द रिस्पॉन्स टाइम इज ऑल्सो 0। तो सिमिलरली आपका जो P2 है, P2 का जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको सीपीयू कब अलॉट हुआ, तो यहां से हम देख सकते हैं कि उसको सीपीयू कब अलॉट हुआ P2 को, तब टाइम कितना था सीपीयू का? 2। तो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1, 1 उसका अराइवल टाइम है, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना हो जाएगा P2 का? दैट इज 1। तो सिमिलरली आपका P3 है, तो P3 को सीपीयू कब अलॉट हुआ?
P3 को CPU यहाँ पर अलॉट हुआ, यू कैन सी इट ओवर हियर, कि जब CPU का टाइम 4 यूनिट ऑफ टाइम पे था तब P3 प्रोसेस को जो है CPU मिला था। तो P3 का जो अराइवल टाइम था दैट इज 2, तो 4 - 2 उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 2 रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए P4 को जो CPU का मिला, P4 को CPU मिला जब उसका CPU का जो वर्स्ट ऑफ टाइम था दैट वाज 8, तो उसका अराइवल टाइम है 4, तो 8 - 4 इज 4, तो रिस्पॉन्स टाइम जो है आपका जो P4 का है वो 4 रहेगा। तो इस तरीके से हमने जो अलग अलग पैरामीटर्स कैलकुलेट किए हैं। कंप्लीशन टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास रनिंग क्यू का डेटा स्ट्रक्चर हम देखते हैं, हम देखते रहते हैं कि कब हमारा प्रोसेस टर्मिनेट स्टेट में आएगा, वो हमारा कंप्लीशन टाइम रहेगा। इसी तरीके से हमने टर्न अराउंड टाइम निकाला, वेटिंग टाइम निकाला, और हमने रिस्पॉन्स टाइम भी सीपीयू का किसी प्रोसेस का निकाला। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है। ठीक है, तो अब एक कोई क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि भाई अगर आपका ये जो डेटा स्ट्रक्चर हमने देखा कि भाई इस तरीके से आपके प्रोसेस एग्जीक्यूट हुए हैं, तो इन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में आपका जो है कितनी बार कंटेक्स्ट स्विच हुआ। तो इसका आंसर आपके सामने रहेगा कि कंटेक्स्ट स्विच हैज हैपेंड 6 टाइम्स। तो कंटेक्स्ट स्विच कहाँ कहाँ हुआ, 2 पे हुआ, 4 पे हुआ, 6 पे हुआ, 8 पे हुआ, 9 पे हुआ, और 11 पे कंटेक्स्ट स्विच हुआ। आपका 0 पे और 12 जो लास्ट टाइम था और जो फर्स्ट टाइम था, इस पे कंटेक्स्ट स्विच नहीं होता है। कंटेक्स्ट स्विच 2 पे हुआ, 4 पे हुआ, 6 पे हुआ, 8 पे हुआ, 9 पे हुआ, 11 पे हुआ। तो ये आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि इस तरीके से जब आप डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखेंगे तो कोई समवन कैन आस्क यू दैट हाउ मेनी टाइम्स a context switch has actually happened. So this is very simple to understand that the context switch has happened at 2, 4, 6, 8, 9 and 11 unit of time. So in total, in this particular you can say data, the context switch has happened 6 unit of time, right? तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के क्या है। ठीक है, तो पहले तो एडवांटेजेस देखते हैं। तो एडवांटेजेस में क्या है कि देयर इज अ फेयरनेस इन द एलोकेशन ऑफ द सीपीयू टू ईच प्रोसेस, कि हर एक प्रोसेस को एक फेयरनेस है उसकी सीपीयू के अलॉटमेंट टाइम की। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो सीपीयू है, जो सीपीयू का जो टाइम बर्स्ट ऑफ टाइम है सबको, सारे प्रोसेसेस को बराबर मिल रहा है। तो ये बड़ी फेयरनेस है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की। ठीक है, और फिर आपके पास जो है जो न्यूली क्रिएटेड प्रोसेसेस हैं वो रेडी क्यू के एंड में ही ऐड होते हैं, कोई जाके बीच में नहीं घुस सकता, ताकि कोई उसकी प्रायोरिटी, कोई उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये भी एक एडवांटेज है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि देयर इज अ लार्जर वेटिंग टाइम एंड अ रिस्पांस टाइम। अगर हम बाकी सारे कंपेयर करेंगे इसको दूसरे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली के साथ, तो वहां पर क्या होगा कि लार्जर वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम जो है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का आएगा। ठीक है, और डेफिनेटली जब एक वेटिंग टाइम भी बढ़ जाता है और रिस्पांस टाइम भी बढ़ जाता है, तो तब आपकी जो थ्रूपुट जो है गिर जाती है, और इसलिए हम कहते हैं कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के अंदर जो है लो थ्रूपुट रहती है। ठीक है, तो देयर आर नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विचेस आल्सो। तो जो आपने अभी देखा था न्यूमेरिक्स में कि हमारा जो 6 बार जो है कंटेक्स्ट स्विच हुआ, तो जितनी बार कंटेक्स्ट स्विच होता है वो भी सारा बर्डन जो है सीपीयू के ऊपर ही आता है, सीपीयू के ऊपर ही आता है। और उस वक्त जो है उसको सारे प्रोसेसेस की स्टेट्स को सेव करके रखना पड़ता है। ठीक है, उसकी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जो है सेव करके रखनी है, उसके सारे वेरिएबल्स की स्टेट्स को सेव करके रखना पड़ता है। तो दैट ऑल हैपेंस इन द कॉन्टेक्स्ट स्विच। तो जितने ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा वो भी सीपीयू के ऊपर ही बर्डन पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो सारा सीपीयू ने ही करना है। तो ये एक उसके राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो with this we finish your round robin scheduling algorithm. Thank you.